सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज़ अमन सिंह एंड फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी में कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। पॉलिटी में हम लोग ने आइडियल्स, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एंड प्रिसाइजली इफ आई से वी हैव डन अ डीप डिस्कशन। भी हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका डिस्कशन किया था एंड इट विल बी हेल्पिंग यू इन आंसर राइटिंग ऑल्सो। मीन्स परस्पेक्टिव पे हम लोग ने डिस्कशन किया था। विद दिस विल बी मूविंग फर्दर, हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं उनके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना है। एज इन जैसे हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़नी है, विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे। और भी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे अब हम लोग ने देखा है कि ये पूरा मंथ कंप्लीट हो गया है विद योर प्रिपरेशंस। अब आप देखो कि हम लोग ने पॉलिटी में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है विद दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑल्सो। ज्योग्राफी में भी हम लोग ने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे एंड जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट मंथ का जो पूरा स्केड्यूल है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक दैट विल बी सम न्यू कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा डीप होने वाला है एंड आई विल ट्राई कि ये कॉन्सेप्ट आज ही ओवर भी हो जाए। इसमें आई विल बी ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेशन भी दूं। आई विल बी ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा डिक्टेट भी कर पाऊं, सो दैट आपको चीज़ें जो है वो इजीली समझ में भी आ पाए विद एन एग्जाम्पल। सो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें डिक्टेशन आपको देना की नीड होगी। सो जहाँ भी मुझे नीड लगेगी मैं आपको डिक्टेशन ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गांधी जी, सर ये हैं गांधी जी। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ड है विद आई बी टॉकिंग, आई बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर गांधी जी। तो इनके एग्जाम्पल से अगर हम लोग शुरू करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। मोटिव जो है मेरा कन्वे करने का वो आप इजीली समझ पाएंगे। सो सर, गांधी जी जो थे, गांधी जी वॉज सच अ जीनियस पर्सन। और इसलिए जीनियस नहीं कह रहा हूँ बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट फाइटिंग वाला आज़ादी की लड़ाई के लिए। सॉरी, इसलिए जीनियस नहीं थे बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन आज़ादी। बट वो इसलिए जीनियस थे बिकॉज he has converted all the, at least I mean not all but most of the complicated topics in such a easy concept जो आपको easy हो जाए किसमें समझने में। मतलब उन्होंने जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट थे उसको इतना ज़्यादा ईजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि आप उसको बहुत ईजिली समझ पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। बात हो रही थी इकोनॉमी को बढ़ाने की, सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही थी। तो गांधी जी ने बोला इकोनॉमी की बात होती है तो इकोनॉमी पे भी गांधी जी ने बताया कि भाई अगर आपको इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो आप विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। क्यों? क्योंकि हमारा भारत कहाँ पे है? गांव में। अगर आप गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं तो इंडिया जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। तो ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। इस तरीके से हम लोग ने देखा वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे। एवरीथिंग, मतलब उनका अगर आप बात करो, उनको ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज उन्होंने दिए थे दैट इज टुडे ऑल्सो यूज्ड। आप अगर बात करते हैं कास्ट पे, हिस्ट्री पे, विमेंस पे, उन्होंने सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोला था। अब हम लोग ये क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग ये क्यों बात कर रहे हैं कि जो गांधी जी ने बताया इस तरीके से? क्योंकि सर हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझने की नीड है। राइट, हमारे पास भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने भी एक चीज़ बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था अगर हमारे पास ये है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सर क्या? हमें मिल जाएगा राम राज्य। अगर हमारे पास ये है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा राम राज्य। अब ये क्या है सर? ये क्या है? ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज दिस? ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है? क्योंकि लगता तो है सारी लड़ाइयाँ तो राइट्स के लिए ही हो रही है ना। तो अगर देखें तो राइट की तो है सारी लड़ाइयाँ। तो ये क्या है सर? फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। दिस आई एम आस्किंग यू दिस, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ही सेड कि रादर देन फाइटिंग फॉर राइट्स एवरीवन, ये सर क्या है हमारा? ये सर हमारा राइट्स नहीं बल्कि दिस इज आर दिस इज आर दिस इज आर
ड्यूटी, दिस इज आर ड्यूटी। इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई जो आप राइट्स के लिए लड़ रहे हो ना, अगर आप राइट्स के लिए ना लड़के सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हो तो क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, राम राज्य। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी को फॉलो करते हो सही से या ओबे करते हो उसको प्रॉपरली, तो हमें क्या मिल जाएगा, राम राज्य खुद ब खुद मिल जाएगा। राइट, बात भी सही है। अगर हम बात करें तो जो अपनी पर्टिकुलर ये बात है वो बिल्कुल सही है। भाई देखिए, हर आदमी क्या कहता है, हर आदमी कहता है कि मेरे राइट्स हैं। नेता कहता है, हर आदमी का मतलब नेता भी है उसमें, नेता कहता है मेरे राइट्स हैं, विमेंस कहती है मेरे राइट्स हैं, बच्चे कहते हैं मेरे राइट्स हैं, सब लोग कहते हैं कि सर मेरे राइट्स हैं। मगर इन राइट्स को वायलेट कौन कर रहा है, कोई मंगल ग्रह से थोड़े ना आ रहा है जो इस राइट को पर्टिकुलरली वायलेट कर रहा है। वायलेट तो हम इंसान ही कर रहे हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर ओनली वायलेटिंग दिस पर्टिकुलर राइट। एंड विद दिस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस ड्यूटी को प्रॉपरली अगर हम लोग इसको ओबे करें तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपना क्या करेगा, अपना जो राइट है उसको लूज करेगा। अगर क्या होता है कि हम लोग अपने जो ड्यूटी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ओबे करते हैं, उस ड्यूटी को पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, अच्छी तरीके से ओबे करते हैं उस ड्यूटी को, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो क्या करेगा, वो अपनी जो राइट है वो लूज करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, न्यूज़पेपर में आई रेड अ न्यूज़ कि वो एक लोकल न्यूज़ थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर्स आर चार्जिंग सम अमाउंट जो फ्री होने वाला है। राइट, जो अमाउंट नहीं लगता है वो चार्ज कर रहे हैं फॉर ऑपरेटिंग ऑन अ पुअर पीपल। ये केस था, कहने का मतलब ये था कि ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे पर्टिकुलर जो डॉक्टर हैं, ये कुछ ऑपरेशन या ऑपरेट करने के लिए ही वॉज चार्जिंग 30 to 35,000 रुपीज फ्रॉम अ पुअर पीपल। कुछ गरीब आदमियों से ये 30 से 35 हज़ार रुपए ले रहे थे कुछ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या ऑपरेट करने का। सो अब आप देखिए, वहां पे वो सरकारी अस्पताल है, वहां पे पैसा नहीं लगना है, फिर भी क्या ले रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, डॉक्टर की ड्यूटी है टू गिव अ बेस्ट आपका दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन, टू गिव बेस्ट मेडिकेशन, जो भी अच्छा इलाज है वो प्रोवाइड करना डॉक्टर की ड्यूटी है। बट यहाँ इलाज तो छोड़ो, उल्टा उससे पैसे ले रहे हो। अरे गरीब आदमी से आप 30 से 35 हज़ार रुपए लोगे, it may not be a very big amount for some of the persons, for some of the chunk of people, ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है 30-35 हज़ार, जो एक बहुत बड़े लोग होते हैं, लेकिन फिर वो सरकारी अस्पताल में भी नहीं जाते हैं ना सर। आप ऐसे सोचो, सरकारी अस्पताल का ज़्यादातर रुख कौन लेता है, ज़्यादातर रुख हमें देखने के लिए 1 रुपये जहाँ पर्चा बनता है, 1 रुपये में जहाँ पे पर्चे बन जाते हैं और इलाज हो जाता है, वो उसका जो वे है वो कौन लेता है, वो आम आदमी नहीं लेता है जल्दी, वो मतलब इन द सेंस आम आदमी ही लेता है। बट जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट मेडिकेशन, वो जल्दी नहीं जाता है सरकारी अस्पताल में। राइट, तो अगर वहाँ पे जो बंदा आ रहा है वो कोई रिक्शा चला रहा है या कोई भी एक ऐसा पर्सन है, उससे अगर आप 30 to 35,000 रुपीज़ चार्ज करोगे तो उसकी तो मौत आ जाएगी भाई। वो तो सोचेगा कि मैं पागल हो जाएगा कि मैं कैसे अरेंज करूँ दिस 30 to 35,000 रुपीज़। तो दिस वॉज नॉट फॉलोड ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, जो ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे थे डॉक्टर। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो डॉक्टर थे, not only he was not following his duty, not obeying his duty, but also he was harassing that poor people। ये चीजें हम लोग ने देखी, राइट, ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिली। ये केस जो है ये पुलिस के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं जहाँ पे एविडेंसेस गायब हो जाते हैं, जहाँ पे जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये ऐसे केसेस जो हैं ये बहुत सारे सुनने में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, बट वी हेयर दिस केसेस, हम लोग को ये चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। हमें बहुत देखने के लिए मिलता है कि जो नेता होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं कि इस तरीके के। सो दिस इज समथिंग। आप देखो, अगर मैं इसका और एग्जांपल की बात करूँ तो गवर्नमेंट टीचर्स आर नॉट टीचिंग एक्चुअली। आप बहुत सुनते होंगे ये वर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा कि यार ये सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर है तो फिर क्या बढ़िया है, तो और चीज़ों की तैयारी कर सकते हो, टाइम ही टाइम है, बिकॉज यू आर नॉट टीचिंग। अब ये चीज़ें मुझे भी कैसे पता लगेगी, आई ऑल्सो हैव सम सोर्सेज दैट आर न्यूज़ सोर्सेज। मुझे भी ये न्यूज़ के थ्रू, दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही ये चीज़ें पता लग रही हैं, तो मेरे भी सोर्सेज यही हैं। आई ऑल्सो हैव लिमिटेड सोर्सेज। तो जो चीज़ें ये पकड़ में आ रही, जो चीज़ें सामने आ रही, उसको तो मैं ये बता पा रहा हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट आप ऐसे सोचिए, बहुत जगह ऐसा है जो पता भी नहीं चलता होगा। अब गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, वो बच्चों से पैर दबवा रहे हैं।
मिड डे मील में नमक और रोटी दिया जा रहा है, सब्जी की जगह नमक दिया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग, कोई ना कोई तो अपनी जो ड्यूटी है वो फॉलो नहीं कर रहा है ना। और कोई जो है, जो वो कोई है जो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा, उसकी वजह से राइट किसके कर्टेल हो रहे हैं? राइट कर्टेल हो रहे हैं उस पुअर पीपल के जिसको 30 से 35 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसका एक पैसा भी नहीं चार्ज लगता। राइट कर्टेल हो रहे हैं उस बच्चे के जिसका राइट है अच्छा खाना मिलना, और उसको नमक मिल रहा है सब्जी की जगह। राइट, तो किसी ने अपनी ड्यूटी को सही से फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट जो है वो क्या हो गया, वो लूज हो गया, या उसने अपना जो अधिकार था उसको खो दिया। ये चीज हमें नहीं होने देनी है। राइट, ये चीज हमें नहीं होने देनी है। तो गांधी जी ने यही चीज बोला। पॉइंट यहीं पे था कि अगर आप अपनी जो ड्यूटी है उसको कर नहीं रहे हो, उसको नहीं कर रहे हो, तो कोई ना कोई अपनी जो राइट होगा वो लूज करेगा। पॉइंट वॉज, इफ यू don't obey your duty, somebody will lose his या her right। कोई ना कोई अपनी जो पर्टिकुलर राइट होगी उसको ये लूज करेगा। तो गांधी जी ने इसी चीज पे बोली, उन्होंने बोला कि ड्यूटी आर द सोर्स ऑफ राइट्स, क्योंकि भाई आप ड्यूटी करेंगे उसी से जो राइट होगा उसका सोर्स होगा। गांधी जी ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला ड्यूटी आर द सोर्स ऑफ राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख भी सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन यूज दिस इन योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। दीज आर पर्टिकुलर लाइन्स। तो अब आप समझिए कि ये जो ड्यूटी है ये क्या है, दीज आर सोर्स ऑफ राइट। मतलब आपने अपनी जो ड्यूटी है पूरी कर ली, तो किसी के राइट्स का वायलेशन होगा ही नहीं। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो तो किसी के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन ही नहीं हो रहा। और जब किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, जो किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, तो फिर क्या आ गया सर? अगर किसी के राइट्स का वायलेशन ही नहीं आ रहा तो किस चीज पे क्या आ गया? राम राज्य खुद ही आ गया। अगर राइट्स का वायलेशन ही नहीं हो रहा तो किसी को समस्या नहीं होगी, और समस्या नहीं होगी तो राम राज्य खुद ही आ जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, तो हमने इस चीज को देखा, इस लाइन से हमने देखा कि जब किसी भी राइट का वायलेशन नहीं हो रहा, किसी के भी आपने अपनी ड्यूटी फॉलो की, और ड्यूटी फॉलो करने की वजह से किसी के राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इस राइट के वायलेशन ना होने की वजह से हमें क्या पता लगता है कि जो कोई एक चीज ऐसी है जो राइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट? राइट्स। राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या बन गई? ड्यूटी। राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास क्या? ड्यूटी। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। राइट, अब लोग, आप ऐसे समझिए कि आप ही लोग से पर्टिकुलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल दूँ, लोग कहते हैं कि यार आईएएस बन जाए जल्दी से, आईपीएस बन जाए जल्दी से, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे घूमेंगे, गाड़ी से निकलेंगे, एंट्री एग्जिट ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। राइट, बट आप ये सोचिए ना कि अगर आप अपने वर्क पे फोकस करते हो, आई मीन इफ यू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, इफ यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, आप 1 साल की जो मेहनत आप कर रहे हो वो प्रॉपरली कंसिस्टेंटली कर रहे हो अगर, तो आप आईएएस बनो या ना बनो, बट जो भी बनोगे यू विल बी एट अ टॉप, यू विल बी एट अ टॉप। आप बहुत अच्छे ही बनोगे जो भी बनोगे। राइट, तो अगर आपने अपनी ड्यूटी फॉलो की है तो पता नहीं आप आईएएस बनो या ना बनो, बट जो भी चीज बनोगे यू विल बी अ वेरी गुड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड में बात करूँ। राइट, तो दिस इज अ थिंग कि अगर मैं कोई चीज बात करूँ, राइट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। द थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट इज ड्यूटी। जैसे कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, दैट फल इज योर राइट बट कर्म इज योर ड्यूटी। राइट, तो कर्म कर बेटा। दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसको आप रिलेट करके आप अपने आंसर राइटिंग्स में भी ये चीजें डाल सकते हो, ऑल दिस थिंग। अब ये जो पर्टिकुलर, इतना मैंने आपको कहानी सुनाई, इतनी देर से मैं जो 10-15 मिनट से कहानी सुना रहा हूँ, ये जो कहानी थी ये सर समझ ली किसने? ये जो चीजें थी, ये बात समझ में आ गई किसके? इंदिरा गांधी जी के, इंदिरा आईजी के समझ में आ गई, इनके समझ में आ गई। अब इनके जब समझ में आ गई, अब वो अलग बात है, समझ में तो आ गई, लेकिन ये कितना इन्होंने ड्यूटी तो बना दी, इन्होंने सारी ड्यूटीज तो बना दी, लेकिन कितनी ये फॉलो हो रही है ये एक क्वेश्चन मार्क है। और कितने पॉलिटिशियंस इसको फॉलो कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है?
क्योंकि सर आप देखिए ना कि मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था 48% क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस के ऊपर ही। तो ये भी एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा क्रिमिनल केसेस जो हैं वो क्यों चल रहे हैं, राइट। तो ये भी अब ड्यूटी में कहीं ना कहीं फेल हो रहा हो तभी तो ये चीजें आ रही हैं। क्यों बार बार ऐसी चीजें आती हैं कि आप ही को टारगेट किया जाता है, आप ही लोग घेरे में आते हो, राइट। यू हैव पावर, यू आर मिस यूजिंग, दैट्स द रीजन। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर दैट इज नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर दैट इज नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इनके ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट्स कुछ इस प्रकार के आप समझ सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे पार्ट 4A में इंक्लूडेड है। अभी जो पार्ट 4A है इसमें ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये बात करता है। अब अगर मैं इसको बात करूं आगे, तो ये हमारे पास ऐड हुआ था कौन से पर्टिकुलर, मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया है तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ये जैसे ही मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया होगा आपको तुरंत ही याद आ गया होगा कि हाँ वही होगा, राइट। अब देखिए इसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी, कुछ रिकमेंड किया था। तो इसको जानने के लिए ना जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई, और उस कमेटी का क्या नाम था? उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी विद द नेम सजेस्ट सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये थी हमारी कमेटी, ये 1976 की कमेटी थी। अब इस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, इन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई थी। वो चीज़ें अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। बट देखिए अब ये जो पर्टिकुलर थिंग थी ये हम लोग ने कहाँ से लिया था? ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये हम लोग ने कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से। ये हम लोग ने चुराया था एक जगह से जिसका नाम है USSR। यूएसएसआर से हम लोग ने एक्चुअली चुराया नहीं था, बट हाँ हमने इससे इंस्पायर हुए थे यूएसएसआर से। तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब चलो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी पे। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन इज, पेइंग टैक्स इज योर फंडामेंटल ड्यूटी? पेइंग टैक्स इज अ फंडामेंटल, या मैं इसको FD लिख देता हूं, फंडामेंटल ड्यूटी। यस और नो, यस और नो। व्हाट इज योर आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आपका आंसर क्या है? पेइंग टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। क्या टैक्स पे करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है? सर नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट, नो इट्स नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए ये जो रिकमेंडेशन था ना, फंडामेंटल पेइंग टैक्स को आपको फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए, ये रिकमेंडेशन था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का। इन्होंने रिकमेंड किया था ये चीज़, बट ये ऐड नहीं किया गया, ठीक है, वो चीज़ एक अलग टॉपिक है। अब देखिए इस फंडामेंटल ड्यूटी का पर्पस क्या था? क्यों हम लोग ने बनाया कि अच्छा चलिए बताइए अब ड्यूटी हम लोग बना ही क्यों रहे हैं? वाई आर वी नीडिंग दिस पर्टिकुलर ड्यूटीज? क्योंकि हम लोग फॉलो करें। अब इससे कैसे हम लोग ऐसा होगा कि ये जो राम राज्य किस तरीके से आएगा वो हम लोग को देखना है। अब इसमें कुछ खामियां भी हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो अभी धीरे धीरे आपको हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो चीजें समझ में आती रहेंगी। मेरा कहने का मतलब है अब पर्पस क्या था? अगर मैं पर्पस की बात करूं, व्हाट वाज द पर्पस? सर पर्पस ये था कि हम जब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास ड्यूटी होंगी तो हम क्या करेंगे? हम लोग इसको रीड करेंगे। वी विल रीड दिस, वी विल रीड दिस। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। वी विल फॉलो दिस। और जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे, जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग के साथ क्या होगा सर? हम लोग जब इसको फॉलो करेंगे तो वी विल बिकम क्या? रिस्पॉन्सिबल।
हम लोग ने इसको पढ़ा, हम लोग ने इसको पढ़ा, हम लोग ने इसको फॉलो किया और हम लोग क्या बने, जिम्मेदार नागरिक बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब ऐसे सोचिए आप, यहीं पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आई एम आस्किंग यू, आपको कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो याद हैं या पता है आपको कि ये आपकी ड्यूटी है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर दैट यू अभी के टाइम पे यू नो, या यू हैव लर्नड इट, आपको अपने पर्टिकुलर ड्यूटीज के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस? अब सी, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट here we are talking about a UPSC aspirants. We are talking to UPSC aspirant. We all are engaged with this particular examination where we all need this particular thing to know. Like हमें ये पता ही होना चाहिए। तो मे बी आपको इसमें से 50% को हो सकता है पता भी हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से मे बी 50% को पता हो। बट आप ऐसे सोचिए कि हम लोग एक एजुकेटेड सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं अभी, एंड वी डोंट नो व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी। रेस्ट ऑफ द 50% की मैं बात कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट शेमिंग यू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो मतलब कहने का है कि वी डोंट नो व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। वी जो कि हम लोग एजुकेटेड हैं, जो हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, वी डोंट नो व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप ऐसे समझिए, दीज वर मेड सो दैट द पीपल कुड गेट रिस्पॉन्सिबल। ये जो बने थे, ये क्यों बने थे? सो दैट जो पर्सन है, जो पीपल हैं, दे कुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब आप ऐसे सोचो, यहाँ पे जेनेटरी वो है जो एक एजुकेटेड जेनेटरी है, बट जो बाहर छोले बेच रहा है, क्या उसको इस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता भी होगा? मतलब उसने कभी ये पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी नाम भी सुना होगा? दिस इज अ थिंग, ये एक सोचने वाली बात है। अब सर उसने नाम तो छोड़ो, उसने कभी नाम ही ये चीज सुना भी नहीं होगा कि ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है कुछ। एंड इसीलिए कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें रोड पे 15 अगस्त के बाद तिरंगा नीचे गिरा हुआ देखने के लिए मिलता है। ये दैट्स अ रीजन, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन डजंट नो व्हाट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। सो जो बच्चा या जो इंसान बाहर छोले बेच रहा है, उसको इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाएगा? विल ही बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन? भाई हमारा तो मोटिव ये है ना कि अपनी जो कंट्री है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से हो। ऐसे तो नहीं है कि बस सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो जिनको पता है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल हो। वी नीड टू मेक एवरी सिटीजन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो वो कैसे बनेगा? अब दैट्स द वेरी मच क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है जो कि आपका अराइज होता है कि ये कैसे बनेगा। he doesn't know how he will be a responsible citizen of a country। मतलब आप ऐसे सोचिए, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं अब बात करूं इस पर्टिकुलर ड्यूटीज की, अब देखिए ये क्वेश्चन है बट इसके भी कुछ सॉल्यूशंस है, वी विल बी टॉकिंग इट फर्दर अगेन में, हम लोग आगे बात करेंगे, बट क्वेश्चन अराइज करना हमारा काम है, राइट। अगर मैं अब आगे बात करूं तो हमारे पास टोटल कितनी ड्यूटीज हैं? सर ऐसी हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं, हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं। शुरू में हमारे पास 10 थी, 10 ड्यूटीज थी हमारे पहले हमारे पास 10 ड्यूटीज थी, बट बाद में 2002 में हमारे पास एक और ड्यूटी ऐड हुई थी, एक और ड्यूटी थी जो ऐड हो गई थी हमारे पास। तो हमारे पास अभी अगर मैं बात करूं, अभी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं इन टोटल। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। अब 11 ड्यूटी है, जो एक और ऐड हुई थी वो हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड हुई थी। तो दिस वाज योर थिंग। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ हम लोग ने देख लिया, अभी तक हम लोग ने ड्यूटीज के ऊपर इतना डिस्कशन कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, दैट क्वेश्चन विल बी, आई विल बी आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज जो मान लीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज सैंक्शन टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज सैंक्शन टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कहने का मतलब है अगर आप ये ड्यूटी फुलफिल ना करो तो क्या आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अगर आप ड्यूटी फुलफिल ना करो तो क्या आपको इस पर्टिकुलर ड्यूटी को ना फॉलो करने की वजह से पनिशमेंट मिल सकती है? क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पनिश कर सकता है इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ड्यूटी? अगर आप इस ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो क्या आपको पनिशमेंट मिल सकता है?
सर द आंसर इज नो, आंसर इज नो। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। इसको आप एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते हो। अगर आप ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट नहीं लेके जा सकता है, मतलब कोर्ट नहीं लेके जाया जा सकता है। अगर आपने ड्यूटी फॉलो नहीं की है तो आपको कोर्ट नहीं लेके जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने ड्यूटी नहीं फॉलो की है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने इस चीज़ों को समझा। सीधी बात में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सॉरी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, these are not legally binding, not legally binding, these are not legally binding, right? These are what? These are a moral obligation, moral obligation, या रिक्वेस्ट बोल सकते हो, और रिक्वेस्ट। These are what? These are moral obligation, या तो एक रिक्वेस्ट है, ये आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर प्लीज फॉलो दिस। जैसे होता नहीं है कि मंदिर में क्या लिखा रहता है, मंदिर में लिखा रहता है ना, कीप साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना मंदिर में, लेकिन वही पे सबसे ज़्यादा शोर होगा। थिएटर में बोलते हैं ना, वो पहले एक वीडियो चलाते हैं कि आपको अपना फ़ोन कॉल लेना है तो आप बाहर जाइए थिएटर से एंड ऑल, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल जो होंगे वो आपके थिएटर के अंदर ही आते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे आर रिक्वेस्टिंग यू कि सर प्लीज़ टेक योर कॉल आउटसाइड दिस पर्टिकुलर थिएटर। बट आप वहाँ पे अगर कॉल उठा भी लेते हो तो ऐसा नहीं है ना कि जेल लेके चले जाते हैं, राइट, जेल नहीं लेके जाएंगे। बट दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जो हम लोग को डिस्कशन करना था, राइट। बट अगर मान लीजिए कि आपने थिएटर के अंदर सिगरेट जला ली, सो डेफिनेटली फिर वो आपको लेके जाएंगे जेल। क्यों? बिकॉज विद दैट पर्टिकुलर सिगरेट, आपने सिगरेट अपने लिए तो जलाई थी, लेकिन उसके स्मोक से बाकी लोग का क्या वायलेट हो रहा है, बाकी लोग का स्पेस जो है उन लोग को भी तो दिक्कत हो रही, किसी को सफोकेशन हो रहा है, हो सकता है किसी के राइट टू लाइफ पे बात आ जाए, राइट। तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, उसकी वजह से एक पब्लिक प्लेस पे आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसकी वजह से आपको लेके जाया जा सकता है, कहाँ पे? कोर्ट में। तो वहां से आपको जेल में लेके जाया सकता है। बट अगर आप फोन कॉल उठा रहे हो तो फिर उसके लिए आपको जेल नहीं हो सकती है, बिकॉज दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, राइट। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, these are to be followed, fundamental duties are to be followed only by citizens, only by citizens, yes or no? These are to be followed only by citizens या foreigners, both? What? Fundamental duties are to be followed only by citizens, only by foreigners, both या none? What is your answer? Sir, it is correct. Citizens. Only citizens. Only citizens. अब आप ऐसे सोचिए कि जो घर में मेहमान आते हैं, घर में मेहमान आते हैं, उनको खाना पीना खिलाते हो, जब वो खाना खा लेते तो उनसे क्या कहते हो? जा बर्तन रख के आ। ये नहीं कहते ना कि जा बर्तन रख के आ। तो उसी तरीके से भाई वो मेहमान आया है, वो चला जाएगा। He need to take that particular थाली and go and keep there where it has to be kept. उसको नहीं जरूरत है, वो आप लेके ही चले जाते हो, राइट। बट अगर वो वहाँ पे रहने लगे, मेहमान जो है वो आप ही क्या रहने लगे, तो वो खुद ही उसको ये चीज किया जाएगा कि भैया जाइए आप अपनी थाली रख के लाइए। सो द थिंग इज इट इज टू बी फॉलोड ओनली बाय द सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं उनको ही ये चीज फॉलो करनी है अभी। सो वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर अब इतना आपको समझ में आ गया है तो वी हैव कंप्लीटेड अपना पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी वो आपको अब समझ में आ गई होगी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है तो वी विल बी स्टडिंग सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इस फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को आई विल बी ट्राइंग कि आज ही इसको पर्टिकुलरली ओवर कर दिया जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल हमारा 51 जो ए है वो हमारा क्या बताता है? आर्टिकल 51A ये हमारा क्या बताता है? these mentions, this particular article mention 11 fundamental duties। अब इसमें देखो आपको बुक लेके ही बैठना पड़ेगा, रीजन बीइंग क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा रादर देन
गिविंग यू सम डिक्टेशंस, राइट। तो इसमें क्या बताता है कि ये जो है पर्टिकुलर हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमारे सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अपना 51A क्लॉज, सब क्लॉज ए, राइट। इसमें सबसे पहली चीज हमारा बोलता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ आइडियल्स। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या है, रिस्पेक्ट अपना आइडियल्स प्लस इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, एंथम, दीज आर ऑल द थिंग्स। अब ये देखिए, आप ऐसे समझिए कि इन्होंने बोल तो दिया, इन्होंने ये चीज बोल तो दी कि अबाइड बाय द दिस पर्टिकुलर आइडियल्स एंड रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, लेकिन अब ये जो आइडियल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये आइडियल्स हैं क्या? आइडियल्स क्या हैं? अगर आप कहते हो कि जो आइडियल्स हैं अहिंसा हैं, अगर ये आइडियल्स आप कह रहे हो नॉन वायलेशन, जो गांधी जी ने फॉलो किया था, अहिंसा, नॉन वायलेशन, अगर आप कह रहे हो कि ये अहिंसा जो है, ये अगर नॉन वायलेंस जो मैं बात कर रहा हूं, ये अगर आइडियल है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो फिर जो भगत सिंह ने किया था वो क्या था? जो भगत सिंह ने किया था या सुभाष चंद्र बोस जी ने जो किया था वो क्या था? तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो आपने सिर्फ लिख तो दिया है कि आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया कि ये जो आइडियल्स हैं और इंस्टीट्यूशन है ये हैं क्या। किसी के लिए ये आइडियल्स अहिंसा हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है कि भाई हम लड़ाई करके ही जीतेंगे, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि भगत सिंह भी अपनी जगह गलत नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जगह गलत नहीं थे, एंड गांधी जी भी अपनी जगह गलत नहीं थे, सावरकर भी अपनी जगह पे गलत नहीं थे। तो अगर मैं आइडियल्स की बात करूं तो व्हाट आर दीज आइडियल्स, ये आइडियल्स क्या है, इसमें हमें कंफ्यूजन है। कहने का सिंपल मीनिंग है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको बस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसीलिए इसको अभी तक लॉ नहीं बनाया गया। ये भी आप समझिएगा, मैं इस पे आगे चर्चा करूंगा, बिल्कुल चर्चा होगी इस पे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कहने का सीन यही है कि ये थोड़ा सा क्या है, हम लोग इसमें कंफ्यूज हैं, वी आर कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हम लोग इसमें कंफ्यूज हैं, मतलब क्लैरिफिकेशन जो है फंडामेंटल ड्यूटी में वो थोड़ा सा मिसिंग है इसी की, और ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस भी आप कह सकते हो, दिस इज अ वीकनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज इसमें क्लैरिफिकेशन मिसिंग है। अभी यही मैंने आइडियाज का आपको एग्जांपल दिया। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो हमें बताते हैं कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज which inspired the Indian struggle, definitely with this particular thing। अब मैंने बात किया टू अपहोल्ड, ये सी वाला है 51A सब क्लॉज सी, to uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India। These are something जो कि थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा with this particular meaning only, right? ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग ने जैसे ही ये चीज देखी तो हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज डी। इसमें बोला टू डिफेंड द कंट्री, 51A सब क्लॉज डी। इसमें क्या बोला, इसमें बोला टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। कहने का मतलब क्या था, इसने बोला डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री का बचाव करिए, और जब भी नेशन आपको बुलाए नेशनल सर्विस के लिए आप तुरंत ही पहुंचे रहिए, वहां पे नेशनल सर्विस के लिए पहुंचे रहिए। अब नेशनल सर्विस का मतलब क्या है कि जब भी बुलाया जाए, क्या आपको हर समय वही बंदूक लेके ही बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए? ऐसा नहीं है सर, दिस इज नॉट अ थिंग। अगर आप वोट देने जा रहे हो, यू हैव राइट टू वोट, अगर आप वोट देने जा रहे हो, वो भी आप अपने नेशन को ही सर्व कर रहे हो। अगर यू आर गिविंग योर वोट एट अ राइट टाइम, एट अ राइट एज, तो भी आप क्या कर रहे हो, अपने नेशन को ही सर्व कर रहे हो, राइट। सो राइट टू वोट जो है आपका, उससे भी आप क्या कर रहे हो, अपने नेशन को सर्व कर रहे हो। फिर हम लोग ने बोला कि आपका ई वाला जो है 51A क्लॉज सब क्लॉज ई, इसमें बोला टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड।
फ्रेटर्निटी को हम लोग ने पढ़ लिया है, राइट, अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। एंड ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे डिग्निटी ऑफ वुमेन, डेरोगेटरी कमेंट्स और ये सब चीज़ें जो है वुमेन्स के खिलाफ नहीं बोलना है। अब आप समझिए, ऐसा ये चीज़ हम लोग ने लिख दी, लेकिन आप देखिए कि एकता कपूर उनकी वेब सीरीज अगर आप देखें तो उसमें विमेंस को कितना डेरोगेटरी दिखाया जाता है या ऑब्सीन एक्ट्स दिखाए जाते हैं, राइट। इज इट नॉट द थिंग जो कि इसमें उनकी भी ड्यूटी नहीं बनती है? ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज अ वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। सो ये भी हमारे पास एक सोचने वाली चीज़ें हैं। वुमेन्स जो है उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये कहीं ना कहीं उनके वेब सीरीज में देखने के लिए मिलता है, वुमेन्स का ऑब्जेक्टिफिकेशन, राइट। ये सारी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं। अब उसके बाद फिर एफ वाले की बात करूं, एफ की बात करूं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर। जो हमारे कल्चर है उनको हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए। बट कल्चर में भी उन कल्चर्स को, जैसे देर वॉज अ कल्चर ऑफ सती प्रथा, अब ये चीजें फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। फिर जी में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचर या इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल इन्वायरमेंटल एंड कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। देन एच पे अगर मैं बात करूं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायर एंड रिफॉर्म्स। तो ये जो चीजें हैं हम लोग ने देखी। जैसे एफ में अगर मैं बात करूं कल्चर की, तो डांस कहीं का है, कहीं का हमारा मॉन्यूमेंट है, कहीं की लैंग्वेज है, वो एक कल्चर हो सकती है, तो उसको प्रिजर्व करना इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि लैंग्वेज के ऊपर कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है, कहीं भी कि तुझे ये लैंग्वेज नहीं बोलने आती है, ले भाई वो लैंग्वेज। इफ अब देखिए जैसे कहीं के दिस पर्टिकुलर आई गेस फ्रॉम साउथ साइड ओनली, देयर वाज पर्टिकुलर मिनिस्टर हु सेड कि हम मेट्रो में से, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ पे ये कहा गया था कि मैं मेट्रो में से दिस पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज को ही गायब कर दूंगा। अरे सर, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? आई मीन विद हिंदी लैंग्वेज बीइंग देयर, अगर कोई बंदा अपने घर पहुंच जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज। अगर उर्दू लिखा है एंड कोई उर्दू को पढ़ के अपने घर तक या अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच पा रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर थिंग? बट नहीं, वो चीज़ अभी भी नहीं समझ में आ रही लोगों को। सो दीज आर द थिंग जो कि हमें सोचने वाली चीज़ें हो गई, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा आई पार्ट, जिसमें हम लोग बोलते हैं टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्ज्योर वायलेंस। अब्ज्योर मतलब जो हमें वायलेंट नहीं होना है, वायलेंट नहीं होना, बिल्कुल वायलेंट हमको नहीं होना है। तो मतलब कहने का है कि जो प्रोटेस्ट में अगर वायलेंस करते हैं तो वो क्राइम हो जाता है, राइट। वो क्राइम है या वायलेशन है किस चीज़ का? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, या क्या है? दोनों है। तो ये चीज़ें हमें वायलेंट नहीं होना। फिर अगर मैं बात करता हूँ अपने पर्टिकुलर जो बाद में ऐड हुआ था 51A सब क्लॉज के, ये जो था ये हमारा किस में हुआ था? 86, ये हमारा हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। 2002 के तहत हमें ये ऐड हुआ था, ऐड होते हुए दिखा था। अब इसमें क्या था? इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट कि गार्जियन जो है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडी प्रोवाइड करना चाहिए। किसको? बच्चों को, जो कि कितने साल से होंगे? 6 से 14 साल के होंगे। ये गार्जियन की क्या है? ड्यूटी है कि आप उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए पढ़ाई लिखाई का, जिससे वो पढ़ सके, राइट। उनको एजुकेशन आप दीजिए। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ें जो हैं एनफोर्सेबल हों, राइट। अब आप समझिए इस चीज़ को, जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर लिया। तो अब आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैरी प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट एनफोर्समेंट। मतलब कहने का मतलब है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो ड्यूटीज़ हैं, इनको पर्टिकुलरली इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवाने का कोई भी ऐसा डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी। आप ऐसे समझिए कि कोई अगर मान लीजिए कोई भी वायलेशन होता है, इन ड्यूटी में से किसी चीज़ का भी वायलेशन होता है, तो आपको जेल नहीं होगी। इसमें क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है, डायरेक्ट प्रावधान कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है, आप ऐसे समझिए, जस्ट अ सेकेंड, आप ऐसे समझिए सर कि कोई एक चीज़ है और ये कोई चीज़ है, ये क्या है? हमारा ये लॉ है। अब होता क्या है? और ये हमारा क्या है? ड्यूटी है। होता क्या है? टू अचीव द गोल ऑफ ड्यूटी। ये जो ड्यूटीज बनी है इनका कुछ ना कुछ तो गोल होगा।
तो इनके गोल को अचीव करने के लिए पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया, मान लीजिए टू अचीव द गोल, इसका कोई गोल है और इसको अचीव करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया, कोई लॉ बना दिया, कोई भी एक लॉ बना दिया। अब अगर ये लॉ जो बनेगा ये क्या होगा, ये बाइंडिंग होगा। अभी तक आप ड्यूटी की बात कर रहे थे तो दिस वाज नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग। फॉलो करो या ना करो पनिशमेंट नहीं होगी, नॉर एनी पनिशमेंट, नॉर एनी पनिशमेंट, ना आपको बाइंडिंग है ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहां पे अगर अब लॉ बन गया है इस गोल को अचीव करने के लिए, तो वो जो लॉ होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग भी होगा एंड पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर नहीं फॉलो करते हो पनिशमेंट भी मिलेगी। एग्जाम्पल दूं इसका, एग्जाम्पल देता हूं आपको। ड्यूटी हमारी क्या है, ड्यूटी में हमें बोला गया है क्या, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये एक ड्यूटी है, अभी हम लोग ने पढ़ा था। देखो डिक्टेट नहीं किया है बट उसको जाकर जरूर पढ़ लेना, दैट इज वेरी मच नीडेड, आपसे पूछ सकता है वो। हमारे इसमें ड्यूटी में क्या है, प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। अब प्रोटेक्ट एनवायरमेंट इज योर ड्यूटी, चलो आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो अपनी। लेकिन इसके ऊपर क्या किया पार्लियामेंट ने, इसके ऊपर पार्लियामेंट ने क्या किया, इसके ऊपर सर पार्लियामेंट ने बनाया लॉ, कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट या एनजीटी। अब अगर आपने ये चीजें नहीं फॉलो की तब आपको पनिशमेंट होगी और तब आपके ऊपर केस भी चलेगा, आपको सजा भी मिलेगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन बात ये है कि ये जो लॉज हैं ये क्यों बने हैं, ये बने हैं जो आपके गोल हैं ड्यूटी के उसको अचीव करने के लिए। दीज आर मेड टू अचीव द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्यूटी, इनका कुछ ना कुछ गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए ये लॉ जो है वो बने हुए हैं। अब ये सारी बात हो रही थी, ये सारी बात हो रही थी कि सर जब आपने ड्यूटी बनाई थी, ये सारी बातें हुई तो इन्होंने बोला कि जब आपने ड्यूटी बनाई थी तब कोई फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन आपने उस ड्यूटी के लिए जब कोई लॉ बनाया तो देखिए तुरंत लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट भी बच रहा है, अब लोग कर भी नहीं रहे ऐसी चीजें, राइट। ये चीजें हुई तो अब इस पे ना एक मामला हुआ, एक पिटीशन लगी और मामला जाता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां जो पिटिशनर है उन्होंने कहा कि सर वी एडेड दिस चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम लोग ने ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। और ये जब हम लोग ने ऐड किया था तो हम लोग ने इसलिए इसको ऐड किया था कि हमारे जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे भारत के देश के लोग हैं, वो क्या बन रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल बन पाए। लेकिन सर ये रिस्पॉन्सिबल बनेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं बनेंगे ये रिस्पॉन्सिबल, क्या दिक्कत है इन लोग की, ये ऐसा क्यों नहीं बनेंगे रिस्पॉन्सिबल। सर क्यों, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये ड्यूटीज है और ये लॉ नहीं है। बात भी उसकी गलत नहीं थी, अगर आप देखो तो बात उसकी बहुत ज्यादा गलत भी नहीं थी, ये चीज बात सही भी है, ये लॉ नहीं है, ये ड्यूटी है, इस वजह से ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। और बात बिल्कुल सही है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देयर वाज अ स्टेट जिसकी ट्रैफिक पुलिस ने एक काम करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि भाई अगर कोई भी अब ट्रैफिक लाइट जंप करता है या कोई हेलमेट पहन के नहीं निकलता है, कोई भी अगर ट्रैफिक वायलेशन करता है, ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन करता है, तो वो उसको एक गुलाब का फूल देते थे, ताकि आपके मतलब एक अंतर आत्मा पे एक कोई चोट पहुंचे और उसके बाद आप फॉलो करना शुरू करो चीज़ों को। तो ये पर्टिकुलर पुलिसमैन जो थे, ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन थे, इन्होंने क्या किया, कोई अगर हेलमेट नहीं पहना तो उसको हेलमेट देते थे, या कोई रेड लाइट जंप कर दिया तो उसको गुलाब का फूल देते थे, रोज देते थे, राइट। लेकिन हमारी जनता भी बहुत ज्यादा मस्त एकदम है ना, बिजनेस माइंडेड। कोई घर से निकलता था कि भैया कहाँ जा रहे हो, कि आता हूँ एक हेलमेट लेके आता हूँ, वो बिना हेलमेट के अपना अपना हेलमेट घर पे रख के लेके जाता था और वहां पे दूसरा हेलमेट लेके आता था। इसी तरीके से गाड़ी लेके निकले, गुलाब का फूल मिला, वो गुलाब का फूल किसी और को दे दिया, वो रोज जाके रोजी को दे दिया, इस तरीके से चीजें होने लगी। सो द थिंग इज, कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि इतना कुछ किया गया बट पीपल वुड नॉट गेट, पीपल जो थे वो हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाए, राइट। वो जो पीपल थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाए। तो इन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सॉरी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, इन्होंने कहा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको आप एनफोर्सिएबल बना दो, इसको एनफोर्सिएबल कर दो, मतलब इसको आप बाइंडिंग कर दो कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको आपको फॉलो ही करना है।
ये आप बना दो ना, तो सब लोग जो होंगे वो फॉलो करना इसको शुरू कर जाएंगे, तो दिक्कत खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसे सोचिए सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ इस चीज पे। अब आप इस तरीके से सोचिए, हम लोग के पास डिग्निटी ऑफ वुमेन, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एंड हमारे पास थर्ड चीज और है एक, इसको हम लोग देखते हैं किस नाम से, इसको हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज से, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज। ये चीजें हैं। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या है? अब इन तीनों चीजों के लिए, इन तीनों गोल्स के लिए, ये क्या है? हमारे गोल्स ही तो हैं भाई। वुमेन, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है उसको हमें स्टेबल रखना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज भी ना हो, डैमेज ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है, राइट? तो अब ये जो तीन गोल्स हैं, इनके लिए हमारे पास क्या है? इनके लिए हमारे पास लॉ है, या इनके लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? इनके लिए हमारे पास क्या है? लॉ है या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? आप सोच के देखिए, इस पे आंसर दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या लॉ हैं? सर दोनों हैं। कहने का मतलब है, दोनों का मतलब है, इसमें हमारे पास लॉ भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कैसे? कैसे? अब कैसे का मतलब अब आप समझो। अब देखो, पिटिशनर बोल रहा है, पिटिशनर का कहना यह है कि सर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये इसको आप क्या कर दो पता है? इसको आप एकदम लीगली बाइंडिंग कर दो, या इसको लॉ बना दो, इसको लॉ बना दो, लॉ बना दो। अगर हमने इसको लॉ बना दिया तो हमारे पास ये भी तो लॉ है, ये भी तो लॉ है ना सर, ठीक है? अब आप ऐसे समझिए, अगर हम इसको लॉ बना देते तो डू यू अग्री विद मी कि हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज को लॉ बना देना चाहिए? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनको लॉ बना देना चाहिए। डू यू अग्री? सर नो, डेफिनेटली नॉट, आई डोंट अग्री। एंड द रीजन इज, इसका बड़ा अच्छा सा रीजन है, बिकॉज जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनके करस्पॉन्ड में कोई ना कोई लॉ है। देयर इज सम लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी। कुछ भी एक पर्टिकुलर लॉ है, जैसे मैंने आपको दिया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन इस फंडामेंटल ड्यूटी के लिए एनजीटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब लॉ ही तो है, ये भी तो चल रहा है, राइट? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर अब मैं इसको लॉ बना देता हूं, तो हमारा जो एनजीटी है या हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या हो जाएगा? ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। और यहाँ पे एक फालतू का नया लॉ बना दिया। अब इसके लिए जब पहले से लॉ है तो एक और लॉ बनाने की क्या नीड है? देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग अ न्यू लॉ। नया लॉ बनाने की कोई भी नीड नहीं है, एकदम भी नीड नहीं है। दिस इज पर्टिकुलर थिंग। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि देयर इज अ करस्पॉन्डिंग लॉ फॉर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई ना कोई लॉ तो है एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ये चीजें हम लोग ने देखी। अब डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, ठीक है, डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, बट अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो देयर इज अ लॉ जो कि क्या करेगा? आपको वायलेशन पे आपको चार्ज लेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख लिया। वायलेट अगर आपने किया तो आपको सजा भी मिलने वाली है। सो द पॉइंट इज, सिर्फ एक नया लॉ ऐड किया है हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटी को लॉ बनाने से। अगर हम इसको लॉ बना देते हैं तो हम लोग ने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, बस नए लॉ ऐड कर दिए, दैट्स इट। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ नए लॉ ऐड किए और कोई काम नहीं किया है, राइट? तो विद दिस, अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉ या एनफोर्सेबल बना देते हैं, तो हम लोग ने और कुछ नहीं किया है, बस सिंपली कुछ नए लॉज को ऐड कर दिया। और नए लॉज से क्या होगा? कुछ नहीं, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरी चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये बहुत ज्यादा वेग हैं, मतलब ब्रॉडर हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन जो फ्रीडम स्ट्रगल्स में है, आइडियल्स उनके आपको फॉलो करने चाहिए। अब क्या फॉलो करें हम? अपना अहिंसा फॉलो करें, नॉन वायलेशन फॉलो करें, या फाइटिंग फॉर आवर कंट्री वो फॉलो करें? दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही सही हैं। व्हाट शुड वी फॉलो नाउ, राइट? अगर हम अहिंसा पे चलते तो फिर हमारे पास मिलिट्री क्यों है? द थिंग इज दिस ओनली कि कुछ इतना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इतने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि इसका मिसयूज होना बहुत ज्यादा हाई है। मतलब इसका मिसयूज होना तय है कि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। सो विद दिस हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको लॉ नहीं बना सकते, ना बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मिसयूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग।
और ज़्यादा मिसयूज होगा, और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। और न्यू लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें न्यू लॉ बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नया लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा, उस लॉ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाओ वो करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप एक नया लॉ बना दो, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग ने इसमें देखी, पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग ने इसमें देखी। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विद दिस, अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि ये टॉपिक जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से अभी तक। अब आप ऐसे समझिए, कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर व्हाट फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम लोग सबके पास हैं, वी ऑल हैव दिस फंडामेंटल राइट्स, हमारे सबके पास फंडामेंटल राइट्स है, कुछ अधिकार हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिट्स, कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू दिस फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सर्टेन लिमिट्स हैं, कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं। अब वो जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, वो अच्छा इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ this particular statement, fundamental rights have limit? What is the meaning of fundamental rights have limits? इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, इन द नेम ऑफ योर राइट यू कैन नॉट, देखिए आप समझिए इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास अधिकार है, इन द नेम ऑफ योर राइट यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, लेकिन अगर आप यू डू दिस, अगर आपने ये काम किया तो फिर क्या हो रहा है, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड। ये चीज़ें हम लोग ने देखी। अब ये दिस जो क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। एग्जाम्पल था, जैसे आपके पास है, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, यू हैव व्हाट, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस इज योर फंडामेंटल राइट। आप इस पे भाई बुक लिखिए, इसका यूज करके आप बुक लिखो, मूवी बनाओ। लेकिन अगर आपने कहीं पे किसी को गाली देना शुरू कर दिया तो फिर आपको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। मतलब आपने वो लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी, एंड व्हेन यू क्रॉस दैट पर्टिकुलर लिमिट यू विल बी पनिश्ड। तो दिस इज योर पर्टिकुलर लिमिट। अब ये समझिए इस तरीके से, यू हैव फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट, भाई आपके पास मूवमेंट की भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, यू हैव फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट। लेकिन क्या पड़ोसी के घर में घुस जाओगे? और पड़ोसी के घर में तब घुस जाओ जब पड़ोसी नहीं है, तब तो और ज्यादा डेंजरस है। तो दिस इज अ समथिंग जो लिमिट क्रिएट करता है, राइट। दिस इज अ लिमिट, कि आपको एक लिमिट पता लगती है कि दिस इज योर लिमिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अब ये देखिए, इसका मिसयूज जो है राइट्स का, ये जो है ये टॉलरेट नहीं होगा, ये हमें पता लग गया कि इन जो मिसयूज ऑफ दिस राइट, जो राइट्स हैं, ये आपका जो है टॉलरेट नहीं होगा। सो एवरी राइट हैज, हमें ये तो पता लग गया, एवरी राइट हैज सम लिमिट, एवरी राइट हैज अ लिमिट। सारी राइट्स के क्या है, लिमिट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो लिमिट्स हैं, ये मेंशन्ड कहाँ पे हैं, कहाँ पे मेंशन्ड है ये लिमिट्स? जो लिमिट्स हैं ये मेंशन कहाँ पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या ये? सर बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे ही मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है वो हमें क्या, सुप्रीम कोर्ट बताता है। वो हमें कौन बताता है? वो हमें सर सुप्रीम कोर्ट बताता है। टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन या टाइम टू टाइम जो पहले के प्रोविजंस है उनको ध्यान में रख के रेफर करते हैं ये लोग और हमें बताते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगता है? भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगता है। सुप्रीम कोर्ट को ये खुद पता लगता है, कैसे? दूसरे प्रोविजंस को रिफर करके। जब ये दूसरे प्रोविजंस को रिफर करते हैं तो इनको पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसी चीजें हुई थी, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है, ये हमारा लिमिट है, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैंने बात की, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की, इसकी मैंने बात की। ये जो पर्टिकुलर चीज था ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। अब हुआ क्या था, होता क्या, आपने मूवी बनाई,
और मूवी आपने बनाया, स्टार्ट किया, सब कुछ किया, और उसका टाइटल कुछ ऐसा रख दिया जो विमेंस के पर्टिकुलर के लिए, विमेंस के लिए डेरोगेटरी था। जो उसका टाइटल रखा आपने वो विमेंस के लिए थोड़ा डेरोगेटरी का था, या ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था विमेन का, राइट। तो वो जो चीज है, वो जो चीज है, अब ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट है। ये रियल इंसिडेंट है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में कुछ ऐसी 2 मूवीज बनी थी जिनका जो टाइटल था वो वुमेन्स के लिए थोड़ा डेरोगेटरी था। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने वो मूवी दिखाने से मना कर दिया, उन्होंने वो मूवी दिखाने से मना कर दिया। तो जो पर्टिकुलर मूवी मेकर थे, जिसने मूवी बनाई थी, उसने बोला दिस इज माई राइट टू मेक अ मूवी एंड ऑल्सो टू कीप अ टाइटल, मैं नाम रख सकता हूँ, ये मेरा राइट है, राइट। तो ये जो है ये मेरा राइट है, क्यों? क्योंकि ये जो 19 क्लॉज 1 है, सब क्लॉज ए जो है मेरे पास भी है, दिस इज माई राइट, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। तो जो भैया ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने एक चीज समझाई, भाई उन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, वेदमन सर। तो उन्होंने बोला कि सर जो फंडामेंटल राइट हो सकता है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट्स तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट बाय चूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइटल यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ व्हाट 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसका आपने क्या कर दिया, इसका लिमिट क्रॉस कर दिया, क्रॉस्ड क्रॉस्ड द लिमिट, यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस। और ये जो टाइटल है ये क्या है, ये विमेन की डिग्निटी को क्या कर रहा है, ये विमेन की डिग्निटी से खेल रहा है, ये विमेन की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहा है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है बट डोंट वरी, इस चीज से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉयलेट कर रहा है, राइट। एंड अगर ये वॉयलेट कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है, तो नॉट ओनली हमें क्या करना है, और ये दूसरी चीज, अगर ये विमेन की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहा है तो हमें क्या काम करना है, एंड विमेन डिग्निटी डिग्निटी टू कंजर्व, टू बी कंजर्व्ड, टू बी कंजर्व्ड, वुमेन की डिग्निटी कंजर्व होनी चाहिए। ये भैया आपकी खुद की क्या है, ये खुद की आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये आपका राइट तो होगा लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे आपके वुमेन की जो डिग्निटी है वो वायलेट हो रही है, और वुमेन की डिग्निटी को कंजर्व करना ये तुम्हारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। सो विद दिस वी नो कि यहाँ पे इफ यू वायलेट योर फंडामेंटल ड्यूटी, हमें पता लगा कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हो, अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हो, यू कैन नॉट डू दैट इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटी को इसलिए वायलेट कर रहे हो क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट। फिर चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। कहने का सिंपल मीनिंग है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, मगर उससे उसे करने से फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो वायलेट हो रहा है, तो सर आप वो काम नहीं कर सकते हो। द थिंग इज दिस, मतलब what is the limit on fundamental rights can be understood by referring what fundamental duties, what is the limit on fundamental rights can be understood by what, referring to fundamental ड्यूटीज। समझ गए आप, ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट्स सी आपको ये आता है या नहीं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिट ऑन फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज द लिमिट ऑन फंडामेंटल राइट्स कैन बी, what is the limit on fundamental rights can be understood मतलब what is the limit on fundamental rights can be understood by which of the following, which of the following आपके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन इज preamble, option 2 is your fundamental duties, option 3 is your fundamental rights, option 4 is your all, option 5 is your particular 1 and 2 only, option 6 is your 2 and 3 only, option 7 is your 2 only। अब ये जो होता नहीं दिवाली का बोनांजा गिफ्ट, उस टाइप का समझ लो। तो इतने सारे ऑप्शंस मिल गए आपको। व्हाट डू यू थिंक विच इज योर पर्टिकुलर दिस थिंग,
इसमें से राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस सर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस? वटेवर आपने जो भी आंसर बताया हो, मैं आपको बताता हूं, द आंसर इज ऑल। द आंसर इज ऑल। सर पूरे संविधान को समझने में पूरे संविधान का लगता है, पूरे संविधान को समझने में पूरा संविधान लगता है। दिस इज द लाइन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पूरा समझना है तो उसके लिए पूरा संविधान आपको मदद करेगा। डोंट बी अ कंप्लीटली रट्टू तोता सर, डोंट बी अ कंप्लीटली रट्टू तोता। मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ। मैं जब पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज वेरी मच न्यू इन दिस फील्ड, टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा जब नया था, तो मैंने कहीं पे डेमो क्लास दी थी। एंड उस डेमो क्लास में मैंने एक लाइन यूज की थी, आई टोल्ड देम दैट फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो देयर टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। और शायद वहाँ पे लोग जो बैठे थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और वो स्टूडेंट्स नहीं थे, दे वर एक्चुअली अ फैकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओनली। उन्होंने बोला कि सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो। उन्होंने बोला हाउ कम दिस फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर वेलफेयर स्टेट, इट इज डीपीएसपी। मैंने कहा सर डीपीएसपी कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला लक्ष्मीकांत में लिखा है। मैंने कहा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब वहां मैं नया था तो मैंने ज्यादा बहस भी नहीं की, बट आप ऐसे बताओ कि ठीक है डीपीएसपी होंगे वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने में हेल्पफुल, वेरी गुड, वेरी नाइट, वेरी 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 राइट, बिल्कुल। लेकिन आप ये बताओ, इफ फंडामेंटल राइट्स इफ कंजर्व्ड विल ऑल्सो नॉट क्रिएट दिस पर्टिकुलर वेलफेयर स्टेट। अगर फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरीके से कंजर्व किया जाए तो क्या ये वेलफेयर स्टेट नहीं क्रिएट करेंगे? सर ये भी तो क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैं गलत कहां से हो गया? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने लक्ष्मीकांत अभी तक इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैंने बस गो थ्रू उसको किया है, बट आई हैव नॉट रेड इट येट। तो कहने का मतलब इट इज नॉट अ बाइबल या इट इज नॉट समथिंग रिटन बाय गॉड। लक्ष्मीकांत बुक इज नॉट रिटन बाय गॉड, पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इज नॉट रिटन बाय गॉड। तो उसको भी आप सोच समझ के पढ़ो और अपना दिमाग लगा के पढ़ो। आई एम ट्राइंग टू से दिस ओनली। आई एम नॉट किसी के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक खराब है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट बनाना है तो फंडामेंटल राइट्स भी तो बना सकता है। बिकॉज अगर उसको कंजर्व कर रहे हैं तो फिर भी अच्छी चीजें बन रही है, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट बन रहा है। एंड देयर इज नो सर डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट गिवन इन दैट पर्टिकुलर बुक, राइट? तो दिस इज द थिंग जो हमें समझनी है, और दिस इज योर, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एम लक्ष्मीकांत सर, जो उन्होंने वहां पे लिखा। इफ यू विल रीड एनी अदर बुक आपको शायद कुछ और देखने को मिले। तो द थिंग इज अपना दिमाग लगाइए। I was also not wrong there, and that particular person sitting in front of me was also not wrong because उसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मैंने कुछ और शायद पढ़ा है, राइट? तो दिस इज अ थिंग जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी अ रट्टू तोता। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है किसी भी चीज को लेके। यू जस्ट नीड कि आप एक फोकस्ड होके पढ़ाई करो और अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। दिस इज नॉट अ एग्जाम जहां पे आप रट के जाओ और आंसर दे दो। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट विल मैटर द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है, राइट? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना प्रॉपरली दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, राइट? डेफिनेटली वी हैव कंप्लीटेड दीज चैप्टर्स। तो अब मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं वो आप थोड़ा सा स्टार्ट करिए, पीवाईक्यूज को देखना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा सा स्टार्ट करिए, दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट? सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।